ज्वाइन करते रहेंगे। बीए बीएससी द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र द्वितीय भाषा हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 4 अर्थात सामान्य हिंदी भाग 4 में हम एक पुस्तक को आरंभ कर चुके थे जिसके 5 पाठ तीसरे सत्र में हुए थे। चौथे सत्र में और 5 पाठ लेने हैं। चौथे सत्र में हमने एक डायरी आपके सम्मुख प्रस्तुत की थी जिसका शीर्षक था स्त्री घर, लेखिका डॉक्टर रजनी गुप्त। उसके उपरांत दूसरा पाठ एक व्यंग्य निबंध हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था जिसका शीर्षक था कर कमल हो गए, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी थे। आज हम तीसरे पाठ को आरंभ करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है जहां आकाश नहीं दिखाई देता। लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। जहां आकाश नहीं दिखाई देता, यह अगली विधा है। विधा का नाम है रिपोर्ताज। रिपोर्ताज इस विधा को समझने से पूर्व हम लेखक का संक्षेप में परिचय प्राप्त करेंगे। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 20 जुलाई 1912 को के दिन मीरपुर गांव, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेकिन बहुत छोटी ही आयु में आपको पिता जी के साथ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हिसार हरियाणा आना पड़ा। उस समय हरियाणा पंजाब का भाग हुआ करता था, जिस प्रकार से किसी काल में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का, झारखंड बिहार का भाग हुआ करता था, या छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भाग हुआ करता था। देखिए, विष्णु प्रभाकर जी के जीवन में सबसे बड़ा आदर्श महात्मा गांधी जी थे। वे स्वयं एक कांग्रेसी कार्यकर्ता बाद में बन चुके, लेकिन महात्मा गांधी जी के जीवन आदर्शों से प्रेम के कारण उनका रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ था। कांग्रेस तब की कांग्रेस, आज की कांग्रेस नहीं है। मतलब ध्यान रहे कि महात्मा गांधी जी वाली कांग्रेस थी उस समय। और आजादी के दौर में बजते राजनीतिक बिगुल में उनकी लेखनी का भी अपना एक उद्देश्य बन गया था, जो आजादी के लिए संघर्षरत थी। मतलब एक स्वाधीनता सेनानी वे थे, और स्वाधीनता सेनानी होने के साथ साथ उनकी कलम, उनकी लेखनी स्वाधीनता के लिए ही चलती थी। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लेखनी चलती थी। देखिए, उस दौर में प्रेमचंद, अपने लेखन के दौर में वे प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञे जैसे महारथियों के सहयात्री रहे, परंतु रचना के क्षेत्र में उनकी अपनी एक अलग पहचान बन गई। ध्यान रखिए, प्रेमचंद जी ने भी आज़ादी के लिए संघर्ष किया, यशपाल जी ने भी आज़ादी के लिए संघर्ष किया, जैनेन्द्र जी, अज्ञे जी, तो ये सारे के सारे जेल में गए थे, अंग्रेजों के जेल में थे। इनमें से प्रेमचंद जी गांधीवादी थे, यशपाल जी क्रांतिकारी थे, जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी क्रांतिकारी थे, और अज्ञे जी भी क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद की तरह वे भी क्रांतिकारी कार्य में सम्मिलित थे, और वे भी जेल गए थे। ये उनके सहयात्री थे, परंतु उनकी रचना के क्षेत्र में उन्होंने किसी का अनुकरण नहीं किया, बल्कि अपनी अलग पहचान बना ली। और साहित्य क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाना बहुत दुष्कर कार्य होता है। 1931 में आपकी हिंदी मिलाप नाम का एक पत्रिका थी, और इस पत्रिका की पहली कहानी दिवाली के दिन छपते ही वे उनके लेखन का उनका सिलसिला शुरू हुआ। ध्यान रहे, दैनिक मिलाप एक हिंदी का अखबार था जिसमें उनकी पहली कहानी दिवाली, ये उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई, और इस प्रकाशन के साथ साथ उनके लेखन का सिलसिला, एक श्रृंखला शुरू हुई। वह 8 दशकों तक निरंतर सक्रिय रहे, 80 वर्ष तक वे लिखते रहे। नाथुराम शर्मा प्रेम जी के कहने पर उन्होंने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जो बंगाली के बहुत बड़े उपन्यासकार थे, जिन्होंने चरित्रहीन, शेष यात्रा, देना पावना, और सबसे महत्वपूर्ण देवदास की रचना की थी, जिस देवदास पर बहुत सारी फिल्में बनी, ऐसे शरद चंद्र की जीवनी उन्होंने लिखी, जीवन चरित्र लिखा, जिसका नाम था आवारा मसीहा। और आवारा मसीहा लिखने के लिए वो प्रेरित हुए नाथुराम शर्मा प्रेम जी के कहने पर।
जिसके लिए शरद को जानने के लिए लगभग सभी स्रोतों तक गए, सभी जगहों गए जहां जहां वे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय गए थे। उन्हें बांग्ला भाषा भी सीखी और ये जीवनी छपी तो साहित्य में, साहित्य के इतिहास में या हिंदी साहित्य में, खास करके जीवनी के साहित्य में विष्णु प्रभाकर जी की धूम मच गई। मतलब विष्णु प्रभाकर जी का नाम शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी आवारा मसीहा लिखने के लिए हिंदी साहित्य में अमर हो गया है। उन्होंने कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, एकांकियां लिखी, संस्मरण लिखे, बाल साहित्य, यानी जितनी भी हिंदी की महत्वपूर्ण विधाएं हैं उन सभी विधाओं पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, अपनी कलम चलाई है। लेकिन उनका नाम आवारा मसीहा इसी जीवनी को लेकर के पर्यायवाची बन गया। मतलब जब जब भी विष्णु प्रभाकर का नाम लिया जाएगा तब तब आवारा मसीहा इस शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी का नाम लिया जाएगा। बाद में अर्धनारीश्वर पर उन्हें बेशक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हो, परंतु आवारा मसीहा ने साहित्य में एक अलग मुकाम स्थापित किया था। उनकी प्रमुख कृतियों में उपन्यास उनके दो हैं, ढलती रात और स्वप्नमयी। नाटक ये उनकी और एक महत्वपूर्ण विधा है जिनमें हत्या के बाद, नवप्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ और अशोक ये उनके नाटक हैं और 12 एकांकियाँ भी उनकी प्रकाशित हो चुकी है। उसके उपरांत कहानी संग्रह संघर्ष के बाद और अन्य जो है उसमें आवारा मसीहा ये उन्होंने लिखी हुई जीवनी है। अर्धनारीश्वर यह एक उपन्यास है। धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा, होरी, पंखहीन नाम से अपनी आत्मकथा भी उन्होंने लिखी हुई है, जिसमें होरी यह जो नाटक है वह प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान का नाट्य रूपांतरण है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गांधीवादी साहित्यकार के रूप में हमें विष्णु प्रभाकर जी का परिचय प्राप्त होता है। साथ ही साथ उन्हें जो पुरस्कार या उपलब्धियां प्राप्त हुई वो इस प्रकार है। उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो भारत का पद्मश्री के बाद का दूसरा पुरस्कार है। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ और देश विदेश में अनेक पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण लेखक के नज़रिए से हमें एक रिपोर्टाज भी देखना है। अब देखिए, जिस प्रकार हमने अभी डायरी विधा देखी, उसके बाद व्यंग्य विधा देखी, या इसके पहले आत्मकथा विधा देखी, रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध या यात्रा वर्णन की विधाएं देखी, उसी प्रकार से रिपोर्टाज भी एक ऐसी विधा है जो लगभग रिपोर्ट राइटिंग की तरह है। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में और रिपोर्टाज में एक अंतर होता है। रिपोर्टाज ये फ्रेंच भाषा का शब्द है और रिपोर्टाज के अंतर्गत अगर कोई लेखक किसी एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ किसी अन्य प्रदेश में जा करके वहाँ दैनंदिन जीवन में यापित होकर के हर रोज कुछ न कुछ लिख करके उसका रिपोर्ट लिखता है, तो उसे रिपोर्टाज कहते हैं, जिसे वृत्तांत लेखन भी कहा जाता है। लेकिन यह वृत्तांत लेखन इतना खतरनाक है कि यह एक प्रकार से राजनैतिक बन चुका है। और आप जानते हैं कि राजनीति एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी अवधारणा है, ऐसी संकल्पना है जिससे सामान्य व्यक्ति का कोई लेन देन नहीं होता। और खास करके बंगाल की राजनीति, आए दिन आपने बंगाल की राजनीति और बंगाल के इस समय के इलेक्शन को देखा होगा, कितनी हत्याएं वहाँ हुई, कितनी हत्याएं अभी भी हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है अधिक बताने की मेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन विष्णु प्रभाकर जी जो अहिंसक गांधीवादी विचार के थे, कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, उन्होंने किस प्रकार से बंगाल देखा, खास करके कलकत्ता किस प्रकार से देखा, और उसका शीर्षक उन्होंने दिया उस रिपोर्टाज का, जहां आकाश नहीं दिखाई देता। आप ध्यान रखिए कि कलकत्ता में भी 2-3 बार होकर के आया हूँ, लेकिन मुझे जो इस समय का कलकत्ता लगा, शायद उन्हें उस समय न लगा होगा, लेकिन फिर भी विष्णु प्रभाकर जी ने अपने समय में कलकत्ता जाने की उन्हें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वे नाथुराम प्रेमी जी के कहने पर, नाथुराम शर्मा प्रेमी जी के कहने पर वे बंगाल गए थे, इसलिए कि वो शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी लिखें, जीवन चरित्र जिसे मराठी में कहा जाता है, वो लिखे। उन्होंने इस लिखने के लिए 20 वर्ष लगाए। कितने वर्ष लगाए?
20 वर्ष, शायद इस मेहनत को आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी, जिनकी देवदास फिल्म आपने देखी होगी, एक ऐसा विचित्र व्यक्ति था जिसने बंगाल ही नहीं, भागलपुर, जो अब बिहार का हिस्सा है, जो पहले बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, भागलपुर, कलकत्ता और खास करके आगे चल करके ब्रह्मदेश, जिसको आजकल हम बर्मा या म्यांमार कहते हैं, वहाँ वे गए और उनके बारे में इतने प्रवाद थे, इतनी निंदा की जाती थी उनकी, उसे हमेशा आवारा कहते थे, लेकिन ये आवारा होते हुए भी मसीहा था, जो अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने सिद्ध किया हुआ है। और विष्णु प्रभाकर जी जहाँ जहाँ गए वहाँ उन्हें जो जो अनुभव आए उन्होंने लिख करके रखे हुए हैं। उनमें से एक अनुभव इस रिपोर्टाज के रूप में मिलता है। प्रस्तुत है रिपोर्टाज, जहाँ आकाश दिखाई नहीं देता। मैं आकाश की ओर देखता हूँ, आश्चर्य जो आज तक नहीं देख सका था वह इस क्षण दिखाई देता है। कलकत्ते के आकाश पर कुछ ऐसा छाया रहता है जिसे न कोहरा कह सकते हैं, न धुंध, न धुआं, न शोर। ध्यान रहे, कोहरा क्या होता है मराठी में, जिसे देखिए खास करके शीतकाल में अगर हम बहुत सुबह उठ जाते हैं तो चारों ओर धुंध धुंध दिखाई पड़ती है, कोहरा दिखाई पड़ता है। हा? तो ये कोहरा, धुंध, धुआं और शोर ऐसा कुछ नहीं है, असल में वो सब कुछ का मिश्रण है। आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी, अगर आप कलकत्ता नहीं गए होंगे, तो एक बात मैं बताना चाहूँगा कि कलकत्ता हमारी पूर्व दिशा में है बहुत, और वहाँ सूरज बहुत पहले उगता है, हमसे ज़्यादा पहले। अब समझिए, हमारे महाराष्ट्र में अगर 6:30 पौने 7 बजे सूरज उगता होगा तो वह 4:30 बजे उगता है कलकत्ता में। तो देखिए कि वहाँ धुआं ज़्यादा है, शोर है, मतलब असल में सब कुछ का मिश्रण है। निखालिस तो इस युग में विषय भी नहीं है, सब मिश्रण 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 और मिश्रण। मतलब सुबह जैसे ही विष्णु प्रभाकर जी ने आकाश की ओर देखा तो वहाँ धुंध, कोहरा, धुआं, शोर, सबका मिश्रण उन्हें मिला। और एक सच्चाई ये भी बताते हैं, निखालिस मतलब शुद्ध, निखालिस यह उर्दू भाषा का शब्द है। शुद्ध रूप से आज आपको कुछ नहीं मिलता, इस युग में आपको शुद्ध कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ है मिश्रण मिश्रण मिश्रण, सब कुछ हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम यूं कहें कि सब कुछ मिश्र अवस्था में, सब कुछ अशुद्ध अवस्था में हमें मिल रहा है, तो यह सच्चाई है। और कलकत्ता जैसे महानगर में सब कुछ मिश्रित रूप में है, धुआं, कुहासा, कोहरा, धुंध, शोर, सब कुछ मिश्रित रूप में मिल रहा है। अब ये दिन का वातावरण है, देखिए, और दिन के इस वातावरण में सहसा एक धक्का लगता है उन्हें, पीछे से कोई धक्का देता है, एक रेला मेरे अकेलेपन को कुचलता हुआ चारों ओर फैल जाता है। रेला, रेला मतलब गर्दी, भीड़, और ऐसी भीड़ आती है, धक्का देती है विष्णु प्रभाकर जी को और उनके चारों इर्द गिर्द फैल जाती है। अब तक वो अकेले थे, लेकिन अब भीड़ बन चुकी है, और फिर मेरे पैर टिकना कठिन हो जाता है। मेरे लिए पैर टिकाना, कहाँ पैर रखें, इतनी इतनी भीड़ हो जाती है कि कहाँ पैर रखें वे, ये उनके लिए कठिन हो जाता है। सचमुच यह कलकत्ता है जहां न आकाश दिखाई देता है और न धरती पर पैर पड़ते हैं। कलकत्ता वो ऐसी चीज है, ऐसी जगह है, ऐसा महानगर है जहां से आकाश भी दिखाई नहीं देता और जमीन पर पैर भी नहीं पड़ते, रख सकते। यह हावड़ा का विश्वविख्यात लौह पुल है। अगर आप कलकत्ता कभी गए होंगे तो कलकत्ता का जो अंतिम स्टेशन है वो हावड़ा है, जहाँ से हावड़ा ब्रिज दिखाई देता है। हावड़ा ब्रिज, जिसको इस समय रविंद्र सेतु कहा जाता है, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी के नाम से। एक लोहे का पुल है, वो बहुत बड़ा है, और संध्या घिर आई है और शाम होते आई है। यानी जिस समय विष्णु प्रभाकर जी हावड़ा में गए, अगर आप हावड़ा गए होंगे, और हावड़ा वो क्यों गए कि हावड़ा के रेलवे स्टेशन के से सटकर एक आधे किलोमीटर के अंतर पर हावड़ा का बस स्टैंड है, और उस बस स्टैंड के सामने, जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में हर बस स्टैंड के सामने या आसपास छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला होता है या फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला होता है, उसी प्रकार से हावड़ा बस स्टेशन के सामने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का पुतला है, क्योंकि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी
लिखना चाहते थे विष्णु प्रभाकर जी, तो जहाँ जहाँ ऐसे स्थान हैं जो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवनी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वे वहां गए थे और ऐसे ही वो हावड़ा गए। नीचे गंगा है शिथिल। अब जो हावड़ा ब्रिज है ना, उस ब्रिज के नीचे से गंगा नदी बहती है, जहां उसे हुगली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुगली नाम वहां है, लेकिन है वो गंगा, जो गंगा यमुना और सरस्वती की जो यूं कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के काशी के बाद जहाँ जिसको आज हम इलाहाबाद कहते हैं या प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज में इन तीनों नदियों का संगम हो जाता है और फिर से आगे जाकर के वो गंगा बिहार और बंगाल में जाती है और बंगाल में उसका नाम हुगली नदी पड़ जाता है। नीचे गंगा है शिथिल। शिथिल मतलब ढीली ढाली, बदरंग, गंदे रंग की, क्योंकि महानगर में बहुत सारा कचरा नदी में डाल दिया जाता है और वहां उस कचरे का रंग वो धारण कर लेती है। किसी बिफरी धनी प्रौढ़ा सी, और ऊपर मानवों की खरस्रोता भीड़ है। मतलब नीचे पुल के नीचे गंगा नदी बहती जा रही है, खरस्रोता है, और ऊपर से उस उस हावड़ा ब्रिज पर से लोगों की भीड़ है गंगा नदी की तरह। मतलब नीचे नीचे प्रवाह है पानी का और ऊपर प्रवाह है लोगों की भीड़ का, जो क्षुधा के विराट रूप की तरह सब कुछ ग्रसने के लिए लपकी जा रही। ये जो लोगों की भीड़ है, उन्हें भूख लगी है और उस भूख के कारण वो अपने काम पर जा रही है और किसी प्रकार से पेट भरना और सब कुछ खाने के लिए वो तैयार है, लपकी जा रही है। और मैं तूफान में तिनके की तरह विवश विभ्रांत उड़ा जा रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है मानो मैं इस तूफान के बीच एक तिनके की तरह है। तिनका मतलब मराठी में जिसे कहा जाता है, देखिए, पाचोड़ा, उसकी तरह उड़ जा रहा है। मतलब कलकत्ता जैसे महानगर में अपना पेट भरने के लिए जो मजदूर और सामान्य लोग आ रहे हैं, उन सामान्य लोगों की भीड़ में एक लेखक, एक गांधीवादी लेखक, एक तिनके की तरह उड़ करके बाहर निकल जा रहा है। आदमी 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 और आदमी चारों ओर देखिए, कलकत्ता में जहां भी देखे हावड़ा ब्रिज पर या उसके आसपास, सभी ओर केवल लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, आदमी ही आदमी नजर आ रहे हैं, पुरुष ही पुरुष नजर आ रहे हैं। सब अकेले जीविका की मृग तृष्णा के पीछे भागे जा रहे हैं। जीविका, आजीविका, पेट भरने के लिए, काम पर जाने के लिए, उस मृग तृष्णा के पीछे। आप जानते हैं मृग तृष्णा मतलब हिरण। हिरण को कहीं दूर पानी नजर आता है, लेकिन वो मृगजल होता है, उससे प्यास नहीं बुझाई जा सकती। उसी प्रकार से कलकत्ता जैसे महानगर में काम करना, पेट भरना, ये बहुत कठिन काम है और ये लोग भागे जा रहे हैं। कहाँ कहाँ? फैक्ट्रियों में, जहाँ वो काम करने जाते हैं, कल कारखानों में, दफ्तरों में, कार्यालयों में और दुकानों में जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं वहां से। और ये पूरी तरह से आने जाने वाला, ये पूरा रविंद्र सेतु या हावड़ा ब्रिज पूरी तरह से भर चुका है लोगों से। जो फैक्ट्रियों, दफ्तरों और दुकानों के बाबुओं और मजदूरों से लेकर फुटपाथों पर बाई लेनों के जेब कतरों और चोर बागान के साहूकारों से लेकर के राम बागान की वेश्याओं तक के दलालों को परेशान किए हुए। देखिए, कलकत्ता जैसे महानगर में अपना पेट भरने के लिए, अपनी आजीविका के लिए लोग कौन कौन से धंधे करते हैं? फैक्ट्रियों में मजदूर बनते हैं, दफ्तरों में बाबुओं क्लर्कों का काम करते हैं, दुकानों में दुकानदारों का काम करते हैं, वहां से लेकर के फुटपाथों पर रहने वाले और बाई लेन मतलब छोटी छोटी गलियों में रहने वाले जेब कतरे मतलब दूसरों के पॉकेट मारने वाले लोग, और चोर बागान के साहूकारों से लेकर के राम बागान की वेश्याओं के दलालों तक। मतलब देखिए कि मनुष्य अपना पेट भरने के लिए गृहित से गृहित और घृणित से घृणित कार्य करने के लिए मजबूर हो गया है कलकत्ता जैसे महानगर में। और ये सारे लोग परेशान हैं, उन्हें दोपहर के और शाम के भोजन के अलावा कुछ और नहीं दिखता, चाहे जो वो काम वो कर लेते हैं, गंदे से गंदा काम भी वो करने के लिए तैयार हुए हैं। बसों पर बसें चली जा रही हैं, ट्रामें धड़धड़ाती हैं। ट्राम जानते हैं क्या होता है? एक डिब्बे की रेलगाड़ी आज भी चल रही है। मैं कलकत्ता में 3-4 बार जाकर के आया हूँ और मैंने देखा हुआ है, रेल की पटरियां जैसी पटरियां होती हैं जो रास्ते पर ही होती हैं, और एक एक ही डिब्बे की रेलगाड़ी आगे चलती जाती है। ट्रामें धड़धड़ाती हैं, अग्नि स्फुल्लिंग आकाश में उड़ाती निरंतर दौड़ रही है ट्रामें।
अग्नि स्फुल्लिंग मतलब धुआं जो ट्राम से निकलता है। यहाँ सब कुछ दौड़ता है, बेतहाशा दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है कलकत्ता में। ताड़ाताड़ी आश्वीरे, ताड़ाताड़ी जा, ताड़ी ताड़ी ये शब्द आपने सुना होगा पहले। ताड़ाताड़ी मतलब जल्दी करो, जल्दी करो, अश्व की गति से दौड़ते जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। मनुष्य की उतावली पदचाप, उतावले मनुष्य की पदचाप मतलब पैरों से होने वाली आवाज, पैर रखने पर, एक पैर उठाने पर दूसरा पैर रखने पर जो आवाज होती है वह। ट्राम की धड़धड़ाहट, बस के इंजन की फुटकार, सबका यही अर्थ है। ताड़ाताड़ी, ताड़ाताड़ी, चले जाओ, चलते रहो, चलते रहो, चले बहती, चले बहती, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। यह कलकत्ता है, वही कलकत्ता जिसकी सड़कों पर भूख से तड़प कर लाखों व्यक्तियों ने प्राण दिए थे। बंगाल का अकाल जब हुआ था ना, तब की बात है। जिसके आकाश में कला और साहित्य के मानदंड स्थापित हुए, जिसने प्रत्येक नए आंदोलन को जन्म दिया। सारे आंदोलन कलकत्ता से ही शुरू हुए हैं, बंगाल से ही शुरू हुए हैं। यह आंदोलनों का नगर है। युगों से प्रतिक्षण यहाँ एक ना एक नया आंदोलन उमड़ता आया है। युगों से मतलब जैसे अंग्रेजों ने कलकत्ता में सबसे पहली बार फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की 1803 में, तब से लेकर के कलकत्ता में बहुत बौद्धिक आंदोलन भी निर्माण हुए, हिंसक आंदोलन भी निर्माण हुए, राजनीतिक आंदोलन भी निर्माण हुए। और ऐसा कहा जाता है कि कलकत्ता आंदोलनों को जन्म देने वाली भूमि है, आंदोलनों का शहर है। समाज सुधार का भी आंदोलन चला पड़ा उसमें, यानी सबसे पहले समाज सुधार का आंदोलन करने वाले राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन वहीं से हैं, विवेकानंद वहीं से हैं। उसके उपरांत देखा जाए तो विवेकानंद जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी वहीं से हैं। बहुत सारे लोग, कला और संगीत का आंदोलन वही चला रविंद्रनाथ टैगोर जी का। रविंद्रनाथ टैगोर जी रविंद्र संगीत के नाम से, और कला का, साहित्य का आंदोलन भी, साहित्य और स्वाधीनता का भी आंदोलन वहीं से चल पड़ा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, एक नहीं हम अनेक नाम ले सकते हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त, प्रीतिलता वड्डेदार, जितने भी क्रांतिकारी निकले हैं वहीं से निकले हैं ज्यादातर, राज बिहारी बोस। भूख और भाषा का आंदोलन वहीं चल पड़ा है। आज जो आंदोलन चल पड़ा है ममता बनर्जी का, मां माटी मानुष का आंदोलन वही है। भूख और भाषा का आंदोलन, और आंदोलन के लिए भी आंदोलन। मैं स्वयं एक बार यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय में गया था, जिसको हम शांति निकेतन का कहते हैं। वहां उस समय भी आंदोलन चल रहा था, वहां भी मारामारी चल रही थी। ये चलता रहता है। भेंगे दाओ जेते ही होवे, इसका अर्थ यह है कि आंदोलन हम करेंगे और जीतने पर ही विश्रांति लेंगे। हिंदी साम्राज्य ध्वस्त होवे, हिंदी का साम्राज्य बंगाली के लोगों ने कहा था वो भी नष्ट हो जाए। इस प्रकार से अनेक आंदोलन, अनेक नारे, अनेक घोषणाएं हमें दिखाई देती हैं जो इस कलकत्ता शहर में और बंगाल में होते रहे। यहाँ के भावुक लोग संगीन और संगीत की विद्या में एक समान दक्ष हैं। ध्यान रखिए, बंगाल के लोग बड़े भावुक हैं, और बंगाल के लोग संगीत और संगीन, संगीत की कला में भी माहिर हैं, और संगीन की मतलब बंदूक पर जो संगीन चढ़ाई जाती है उसकी कला में भी, मतलब हिंसक आंदोलनों में भी और संगीत में भी। और आप जानते हैं कि आज राजनीतिक दृष्टि से नक्सलवादियों का आंदोलन वो भी बंगाल से शुरू हुआ है, नक्सलबाड़ी से। तो ये सारे आंदोलनों की भूमि अगर कोई है तो कलकत्ता है, वो बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। जितनी सहजता से सितार के तारों से मादक संगीत पैदा कर सकते हैं, उतनी ही कुशलता से 303 की गोली को भी किसी के वक्ष से पार कर सकते हैं, मतलब बंदूक भी चला सकते हैं। 303 या 303 की गोली चलाकर किसी की छाती को भी भेद भी सकते हैं, और सितार की उसी दक्षता से सितार की तारों को छेड़ करके संगीत भी निर्माण कर सकते हैं। दक्षिण कलकत्ता से ट्राम में बैठकर ठेठ उत्तर की ओर जा रहा। अब देखिए, विष्णु प्रभाकर जी ने ये आंदोलनों की पृष्ठभूमि यहाँ बता दी। अब उसके साथ
वे क्या करने जा रहे थे और क्या कर रहे हैं कलकत्ता में, वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण कलकत्ता से वे ट्राम में बैठ करके ठेठ उत्तर की ओर जा रहे हैं। विष्णु प्रभाकर जी, टन 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 घंटी बजती है, स्टेशन आता है, गाड़ी रुकती है, सवारियां मतलब जो प्रवासी लोग हैं वो उतरते हैं, फिर जोर जोर से बोलते हैं और सड़क पर शाश्वत भीड़ उमड़ती रहती है। सड़क बिना भीड़ के नहीं है। कलकत्ता जैसे महानगर में आपको सभी और लोग ही लोग नजर आएंगे, भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। सहसा पाता हूं कि कहीं हलचल है, कुछ उत्तेजक शब्द गूंजते हैं। देखिए, ट्राम में बैठ करके वो दक्षिण कलकत्ता से उत्तर कलकत्ता जा रहे हैं, लेकिन बीच में अचानक कुछ शब्द उमड़ पड़ता है, कुछ खतरनाक बातें उनके सम्मुख होती हैं, कुछ लाठियां उठती हैं जिन पर झंडे लगे हैं और उन्हीं डंडों का लाठी के रूप में उपयोग कर रहे हैं। कुछ डंडे हैं, लाठियां हैं, लाठियों में झंडे हैं और वो झंडों को एकत्र करके उन झंडे की लाठियों का उपयोग लाठी की तरह कर रहे हैं, लकड़ी का उपयोग लाठी की तरह कर रहे हैं मारने के लिए। एक दूसरे को लोग चीख चीख कर कोसते हैं, लाठियों से लाठियां टकराती है। एक व्यक्ति तेजी से भागता हुआ आता है और दूसरे के पैर में किसी धारदार वस्तु से चीर देता है, चाकू निकालता है और किसी अन्य का पैर चीर देता है। दोनों गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, मतलब चाकू से जिसके पैर पर वार किया वह व्यक्ति और चाकू से वार करने वाला व्यक्ति दोनों आपस में टकराते हैं, उनकी कुश्ती शुरू हो जाती है, गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने लग जाते हैं। तभी न जाने किसी शून्य में से पुलिस वाले प्रकट हो जाते हैं। आप जानते हैं हर बार भारत में क्या होता है, एक आध दुर्घटना घटने पर फिर पुलिस आ जाती है, लाठियां लाठियां पड़ जाती है। पुलिस बटोर कर, मतलब वो सारी लाठियां उन लोगों के हाथों से छीन करके पुलिस उन लाठियों को एकत्र करके दूसरी ओर रख देती है। ट्राम शोर मचाते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। एक गांधीवादी लेखक, अत्यंत सुसंस्कारित व्यक्ति, उसके सामने हिंसक झड़पें हो रही हैं, क्या अवस्था होती होगी उसे, कितना डर लगता होगा उस व्यक्ति को, आप समझने की कोशिश कीजिए। फिर सहसा शोर में हलचल मचती है, फिर कुछ लोग एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं। एक व्यक्ति बड़े से पत्थर से दूसरे व्यक्ति के पैर के अंगूठे को कुचल देता है, बड़ा पत्थर लेता है और उस पैर मार देता है, जिसके पैर का अंगूठा चिर जाता है। लगता है जैसे तूफान उमड़ पड़ेगा, लेकिन फिर वही खेल खेला जाता है, खेला हो गया। चुपचाप खड़े हुए पुलिस के जवान फिर लाठियां छीनने आ जाते हैं। भेंगे दाओ के स्वर उठने लगते हैं। अब ये भेंगे दाओ, उसका अर्थ मुझे उतना पता नहीं, लेकिन शायद हम स्वतंत्रता लेकर के रहेंगे, इस प्रकार से लेकर रहेंगे, इस प्रकार का कोई घोषणा होगी। किंतु कि उनमें से कुछ लोग मेरी ट्राम में चढ़ आते हैं, एक का पैर चिरा हुआ है, दूसरे का अंगूठा कुचला हुआ है, लेकिन वे उसकी चिंता नहीं करते। पैर कट गया है, खून रिस रहा है, खून बह रहा है, एक का अंगूठा टूट चुका है, फूट चुका है अंगूठा, उसमें से भी खून निकल रहा है, लेकिन क्रांति के सामने कुछ नहीं, आंदोलन के सामने अपनी व्यक्तिगत शारीरिक अवस्था की बिना परवाह किए हुए वो लोग आगे चल रहे हैं, हंस रहे हैं, नारे लगाते हैं, हंसते हैं, नारे लगाते हैं। सहसा उनमें से एक मेरी ओर देखता है, मतलब विष्णु प्रभाकर जी की ओर देखता है। उनके कपड़े खद्दर के हैं, खादी के हैं, सिर पर गांधी टोपी है। वो पूछता है, तुम कांग्रेसी हो? वो व्यक्ति, दंगा करने वाला व्यक्ति पूछता है कि तुम कांग्रेसी हो? लेखक कहते हैं जी नहीं। हालांकि वो कांग्रेसी हैं, लेकिन घबराहट के मारे उनके मुंह से निकल जाता है जी नहीं। तो फिर प्रश्न पूछता है, प्रजा समाजवादी हो? तो फिर से लेखक कहते हैं जी नहीं। कम्युनिस्ट हो? लेखक कहते हैं जी नहीं। क्या है? न कांग्रेसी, न प्रजा समाजवादी, न कम्युनिस्ट। अरे इंसान को कुछ न कुछ तो राजनीतिक बेस होना चाहिए। ध्यान रहे, राजनीति एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से बंटाधार इस देश का हो रहा है, और प्रत्येक व्यक्ति को हम कहीं न कहीं किसी न किसी तौर पर किसी न किसी पक्ष का, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता मान करके चल रहे हैं। ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, भद्र लोग, जिनकी राजनीति केवल वोट देना, बस
उसके बाद वो न राजनीति पे चर्चा करते हैं, न राजनीति से कोई लेन देन होता है। लेकिन हमारे यहाँ आए दिन राजनीति पर इतनी बहस होती है, इतनी बहस होती है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी का अनुयायी, किसी न किसी पार्टी का कार्यकर्ता सिद्ध होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे तो। अब देखिए, वह व्यक्ति जिसने प्रश्न पूछे थे विष्णु प्रभाकर जी से, वो झुंझला कर चीखता है, ये कैसे हो सकता है? तुम कांग्रेसी या कम्युनिस्ट या प्रजा समाजवादी या हिंदू सभा नाम की एक पार्टी उस समय थी, तुम कुछ भी ना हुए बिना कैसे जी रह सकते हो? अरे कुछ तो होना चाहिए तुझे। एक तो कांग्रेसी होना चाहिए, कम्युनिस्ट होना चाहिए, प्रजा समाजवादी होना चाहिए, हिंदू सभाई होना चाहिए, कुछ न कुछ होना चाहिए, किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता तुम्हें होना चाहिए। उसके बिना तुम रह भी कैसे सकते हो? मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, लेखक ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं एक लेखक हूं, मैं एक इंसान हूं। इंसान मतलब मनुष्य। क्या एक लेखक आज लेखक बनकर जी नहीं सकता? क्या एक इंसान आज इंसान बनकर के जी नहीं सकता? क्या केवल राजनीति ही मनुष्य का परिचय बन चुकी है आज? अब वो कहता है आगे, वो व्यक्ति कहता है आगे, तो उससे क्या होता है? तुमको कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये लेखक इंसान तो कोई भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए। कम्युनिस्ट होना चाहिए, तुम्हें प्रजा समाजवादी होना चाहिए, कांग्रेसी होना चाहिए, कम से कम हिंदू सभाई तो होना चाहिए। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हो नहीं सकते। मैं घबराता हूं, लेकिन तभी ट्राम रुक जाती है और लोग चीखते तैरते बाहर निकल जाते हैं। अब यहां देखो, मैंने अभी एक शब्द आपसे कहा था, भेंगे दाओ। भेंगे दाओ जेते हो, इसका अर्थ यहाँ नीचे दिया है पाद टिप्पणी के रूप में, तोड़ दो इनको जाना ही होगा। मतलब आंदोलन में तोड़फोड़ का आंदोलन तो चलता रहता है। आगे देखिए, हमारा समय समाप्त होते आया है। केवल आप अकेले आज ज्वाइन हुए और बीच में एक जन ज्वाइन होकर के चला गया। कोई बात नहीं, हमें तो हमारा काम करना है। फिर भी इसकी वीडियो लिंक बनाकर थोड़ी देर बाद डाल दी जाएगी, उसको भी बाकी के छात्र देख लो। क्योंकि हमारे, ध्यान रखिए, हमारे चैनल का नाम क्या है? जय हिंदी जय नागरिक। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, स्वयं देखिए, पसंद कीजिए और औरों को भी साझा कीजिए, ताकि इसी प्रकार की तासिकाओं के या अन्य भी आपको प्राप्त होंगे। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मैंने आज तक, यानी ये जो चौथे सत्र का पाठ्यक्रम शुरू हुआ, उसमें से स्त्रीघर नामक डायरी का, कर कमल हो गए नामक व्यंग्य का, और आज जो हम पढ़ रहे हैं उस रिपोर्टाज का, जहां आकाश नहीं दिखाई देता, इन तीनों की पीडीएफ करके आपके ग्रुप पर डाल दिए, उसे भी पढ़ते रहिएगा, क्योंकि सभी प्रकार से हमें इसका उपयोग करना आवश्यक है। आज के दिन हम यहीं रुकेंगे। कल फिर से इसी पाठ का, यानी जहां आकाश नहीं दिखाई देता, इस पाठ को लेकर, इस रिपोर्टाज को लेकर के कल फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए विश्रांति। धन्यवाद।